आज है 28 जून 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पहली बार रोडवेज में होगी महिला चालकों की भर्ती। 24 माह के प्रशिक्षण के बाद होगी तैनाती। परिवहन निगम पहली बार संविदा पर महिला चालकों की भर्ती करेगा। ये महिलाएं रोडवेज की पिंक बसेस चलाएंगी। इसके लिए पहले उन्हें 24 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर तैनाती की जाएगी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि महिला चालकों को लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर लेवल 3 और व्यावसायिक व्हीकल ड्राइवर लेवल 4 दोनों ही कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी का ऐलान। पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से 7.5 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम 7.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसके लिए हमारे उद्यमियों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे पर जमीन चिन्हित कर एमएसएमई क्लस्टर विकसित करें। साथ ही लखनऊ, वाराणसी और आगरा में यूनिटी मॉल बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। पार्षद अवार्ड में 1.5 करोड़ से करा सकेंगे विकास कार्य। महापौर का कोटा 17 से 30 करोड़ हुआ। लखनऊ शहर की नई सरकार की पहली कार्यकारिणी बैठक में वार्ड्स के विकास के लिए पार्षद कोटा बढ़ा दिया गया। अब हर वार्ड के विकास कार्य पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले ये राशि 1.25 करोड़ रुपए थी। बैठक में महापौर का कोटा 17 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस तरह नगर आयुक्त का कोटा 15 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ रुपए हो गया। बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा से पहले भाजपा के गिरीश गुप्ता को कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चुना गया। ग्रेटर नोएडा को मिलेगी नई रफ्तार। जेवर एयरपोर्ट से चोला तक बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके को अब नई रफ्तार देने जा रही है। इसके लिए यहां पर और 2 नए एक्सप्रेसवे और रेल मार्ग बनाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार जेवर एयरपोर्ट से चोला तक 2 नए एक्सप्रेसवे और रेल मार्ग बनाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक में इन प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यूपी में घर के निकट ही मिलेगा गंभीर मरीजों को इलाज। योगी सरकार की ये है तैयारी। यूपी में जल्द ही गंभीर मरीजों को घर के निकट इलाज मिलने की सुविधा में और इजाफा होगा। प्रदेश की योगी सरकार 50 से लेकर 300 बेड के नए अस्पताल बनाएगी। इनमें ओपीडी व मरीजों की भर्ती का इंतजाम होगा। आईसीयू की सुविधा भी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को मुफ्त मुहैया कराई जा सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी के शहर में बनेगा विरासत गलियारा। घंटाघर होगा केंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पुराने गोरखपुर शहर को विरासत गलियारा के रूप में विकसित करने की है। इसका केंद्र घंटाघर होगा, जहां अमर शहीद बिस्मिल को फांसी के बाद उनकी मां ने लोगों को संबोधित किया था। यहीं से होली पर नरसिंह शोभा यात्रा निकलती है तो दशहरे पर राघव शक्ति मिलन का भी साक्षी यही पुराना शहर बनता है। पिछले दिनों गोरखपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने बैठक में अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए थे। इस पर काम शुरू हो गया है। सबसे पहले बिजली के काम होंगे। सड़क से ट्रांसफार्मर खंभे हटाए जाएंगे। तारों का जाल हटाकर भूमिगत केबल से बिजली आपूर्ति होगी। मेल एक्सप्रेस का रास्ता नहीं रोकेंगी मालगाड़ियां। लेट लतीफी से मिलेगी राहत। यात्री ट्रेन के बीच रास्ते रुकने से होने वाली लेट लतीफी पर विराम लगेगा। इससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी। वहीं ट्रेन का पंक्चुअलिटी कायम रहेगी। दरअसल लॉन्ग हॉल के कारण रेल संचालन अक्सर प्रभावित रहता है। अब लॉन्ग हॉल के चलते यात्री ट्रेन को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुरादाबाद रेल मंडल में रसुइया के बाद अब रामपुर बरेली के बीच दुगनपुर में लॉन्ग हॉल लूप लाइन बनाने की तैयारी हो रही है। जुलाई माह में लूप लाइन बनाने का खाका तैयार होगा। मालगाड़ियों को लूप लाइन पर रोककर यात्री ट्रेन को तेजी से चलाया जा सकेगा। पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परा स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूटी 2023 में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थी जो भी बीएचयू के संबंधित पीजी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हो वे बीएचयू के एडमिशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल में होम पेज पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बैंक के लाखों ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। अब आधार से कर सकेंगे पैसे का लेन देन। एटीएम इस्तेमाल में भी राहत।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के 2 लाख से अधिक ग्राहक भी अब आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम से अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। एटीएम से पैसे निकालने या ट्रांसफर करने के लिए खाताधारक को बैंक खाता नंबर, IFSC कोड आदि की जरूरत नहीं होगी। यूपी कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने AEPS सिस्टम के साथ ही बैंक कर्मियों की जवाबदेही, कार्य व प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। रिंग रोड निर्माण की एक और बाधा दूर। बहुप्रतीक्षित रिंग रोड के लिए कानपुर देहात जिला प्रशासन ने पर्यावरण संबंधी हरी झंडी दे दी। कानपुर नगर और उन्नाव जिला प्रशासन पहले ही सहमति दे चुका है। अब रिंग रोड के पर्यावरण मंत्रालय की NOC जल्द से बंद प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। NHAI ने पर्यावरण मंत्रालय की NOC मिलते ही 1 हफ्ते में निर्माण शुरू कराने का दावा किया। कानपुर के चारों तरफ 6 लेन का 93 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले का हिस्सा भी इस रिंग रोड में आएगा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर राकेश टिकैत के स्वागत में लगा भीषण जाम। अथॉरिटी के धरने में होंगे शामिल। नोएडा अथॉरिटी पर किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों को अपना समर्थन देने नोएडा अथॉरिटी पर करीब 3 बजे पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा हो गए। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर महामाया फ्लाईओवर के नीचे जमा हुए। हाथ में झंडे और तख्तियां लेकर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। मेरठ करनाल हाईवे पर यमुना पुल बनकर तैयार। 2 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद हरियाणा के करनाल जिले की सीमा पर बिजौली में यमुना नदी पर 2 लेन का नया पुल बनकर तैयार हो गया। इस सीमा पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा, जिससे हरियाणा, यूपी और पंजाब के वाहन चालकों की राह आसान हो जाएगी। हरियाणा, पंजाब और यूपी को जोड़ने वाले बिजौली में यमुना नदी पर 2 लेन का 33 साल पुराना पुल है। जल थल और नभ तीनों ओर से सुरक्षित होगा राम मंदिर। सुरक्षा प्लान पर खर्च होंगे 38 करोड़ रुपए। रामलला के मंदिर की सुरक्षा प्लान पर लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धनराशि स्वीकृत हो गई है और निर्माण की जिम्मेदारी यूपी निर्माण निगम को सौंपी गई। अगले कुछ दिन में इसकी DPR शासन को भेज दी जाएगी। इसमें जल थल और नभ तीनों ओर से सुरक्षा का खाका तैयार किया गया। नवंबर तक मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता किए जाने की डेडलाइन तय कर दी गई। प्लान के पहले चरण पर काम जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। लोकार्पण के पहले राम मंदिर की सुरक्षा पुख्ता दिखेगी। लोकार्पण 15 जनवरी 2024 के बाद संभावित है। PHU के पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं होना होगा उपस्थित। प्रशासनिक व वित्तीय ढांचे को अधिक प्रभावी, प्रतिक्रियात्मक और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सुविधा तत्काल प्रभाव से आरंभ कर दी। इस सुविधा से दुनिया भर में फैले विश्वविद्यालय के 6000 से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा और वे कहीं से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। पेंशन भोगियों के लिए हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होता है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए जुलाई से शुरू होगा अभियान। बैठक में हुआ फैसला। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जुलाई में विभागवार जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये फैसला समिति की ओर से आयोजित छत्रपति साहूजी महाराज जयंती समारोह में लिया गया। इस दौरान छत्रपति साहूजी महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे समिति के प्रदेश संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आरक्षण में पदोन्नति के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। ईद की नमाज का समय हुआ तय। शहर मुफ्ती बोले, खुले स्थानों पर ना हो कुर्बानी, गोश्त ढककर ले जाएं। अलीगढ़ शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने जनपद वासियों को बकरीद की मुबारकबाद देते हुए उनके नाम एक संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईद के दिन नमाजी अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की कोशिश न करें। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, फिर भी यदि ज्यादा नमाजी हैं तो मस्जिदों के अलावा शादी हॉल्स में जमात का इंतजाम कर लिया जाए। शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने कहा कि मोहल्ले के लोग अपनी सुविधा अनुसार 5:45 से 9 बजे तक का समय निर्धारित कर सकते हैं। 1 जुलाई से महंगे होंगे जूते चप्पल। देश में अब घटिया क्वालिटी के फुटवियर नहीं बिकेंगे। 1 जुलाई 2023 से भारत में घटिया क्वालिटी के जूते चप्पलों के निर्माण और उनकी बिक्री पर रोक लग जाएगी। विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने फुटवियर यूनिट्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने का आदेश दिया। QCO के दायरे में 27 फुटवियर प्रोडक्ट को शामिल किया गया है।
1 जुलाई 2023 से लगेगा 20% TCS। विदेश यात्रा करने की योजना बना रही हैं तो आपको इस TCS संबंधी नए नियम को जरूर समझना चाहिए। यदि आप घरेलू ट्रैवल एजेंट्स या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए विदेश टूर बुक करेंगे तो ऐसे में आपको TCS की भारी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं यदि आप अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स द्वारा प्रस्तावित टूर पैकेज लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करते हैं तो भुगतान 7 लाख रुपए की सीमा के भीतर होने कोई TCS नहीं होगा। अयोध्या वाराणसी में चलेगी 30 सीटर सोलर बोट, नेडा की ओर से होगी खरीद। प्रदेश में जल पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अयोध्या व वाराणसी में सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। योजना के तहत अत्याधुनिक सोलर बोट का क्रय जेम पोर्टल से नेडा की ओर से किया जाएगा। पहले चरण में अयोध्या में सरयू नदी में अत्याधुनिक 30 सीटर सोलर बोट और वाराणसी में गंगा में सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 3 दिन बाद मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान इस बार सितंबर या अक्टूबर 2023 में किए जाने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। इससे पहले मार्च 2023 में डीए का ऐलान किया गया था। दरअसल सरकार हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है। जुलाई के डीए की घोषणा जनवरी से जून तक के AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाएगी। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस के स्पेशल 35 का होगा ऐलान। अगले साल यानी 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी दलों की गोलबंदी के साथ अब कांग्रेस ने अपने स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार 29 जून को राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में कांग्रेस की उस वर्किंग कमेटी को लेकर जिक्र होगा जो आने वाले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगी। जीएसटी में ई-इनवॉइसिंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी, जद में आएंगे छोटे कारोबारी। देश में आने वाले दिनों में 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी ई-इनवॉइसिंग यानी ई चालान अनिवार्य करने की तैयारी है। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक विभाग इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर सकता है। फिलहाल 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ रुपए टर्नओवर से ज्यादा वाले कारोबारियों के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है। एक्टिव मोड में टैक्स पेयर 26 जून तक 1 करोड़ के पार गई ITR फाइलिंग। 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। बता दें कि वेतनभोगी करदाता और ऐसे करदाता जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि 1 करोड़ ITR दाखिल करने का लक्ष्य पिछले साल की इस अवधि की तुलना में इस साल 12 दिन पहले हासिल कर लिया गया। विभाग ने कहा कि इस साल 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द खुलेंगे 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रदेश में जल्दी 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। ये चारों इंजीनियरिंग कॉलेज 4 अलग अलग मंडलों में खोले जाएंगे। ये जानकारी प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने मंगलवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की नीति के तहत ही ये नए इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग मंडलों में खोले जाएंगे। ऐसे में राज्य में बीटेक की सीट्स भी बढ़ जाएंगी। वर्तमान में देश भर में कुल बीटेक सीट्स करीब 25 लाख और उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख हैं। यूपी में आंधी बिजली के साथ भारी बारिश की चेतावनी। देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके चलते गर्मी और तपन से लोगों को राहत मिली। यूपी में भी 25 जून को मानसून की एंट्री हुई, जिसके चलते बीते 2 दिन में यूपी के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।